नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लर्निंग डॉट का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज हम फटाफट चार खबरों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ है डीयू के एसोसिएट प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर जी। नमस्कार नरेंद्र सर, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्पण। मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं। नरेंद्र जी, मैं भी बहुत अच्छा, शुक्रिया पूछने के लिए। नरेंद्र जी, सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी पर। अब आरबीआई के बाद सरकार भी जीडीपी का एस्टिमेशन दे रही है। आरबीआई द्वारा जीडीपी का अनुमान वित्त वर्ष 2022 के लिए 9.5% था, जबकि सरकार का अनुमान 9.2% बनाया गया है। कोइंसिडेंट होगा कि चौथे क्वार्टर के बारे में जब एचडीएफसी का अनुमान आया था तो 0.3% उन्होंने घटाया था। यहाँ पे भी बिल्कुल। वही घटा रहे हैं, लेकिन एनुअली घटा रहे हैं और 9.5 से 9.2 कर रहे हैं। बहरहाल, इसे पिछले 17 सालों की हाईएस्ट जीडीपी बताकर सरकार प्रोजेक्ट कर रही है। नरेंद्र जी, एब्सोल्यूट नंबर पर तो बेशक 17 सालों की हाईएस्ट जीडीपी है, लेकिन कैच कहाँ है? बिल्कुल। ये बात सही है कि जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं उस जो बढ़ रहे हैं, और जितना ये बात सही है इसमें कि इतनी सीवियरिटी नहीं है, ये तो आ ही रही है। उसके तहत ये इम्पैक्ट जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने दिया है कि जो आरबीआई बोल रहा था कि 9.5% ग्रोथ रेट रहेगी, तो उसमें 0.3% जो है वो डिक्लाइन होगा। तो उसी के तहत दरअसल इसमें बोला गया है कि अब 9.2% जो है ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की। मुझे थोड़ा यदि जनरली कहें तो 9.2 से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 25 to 50% जो ऑफिसेज हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो वर्क नहीं कर रही हैं। तो जो शिफ्ट में वर्क कर रही हैं, रोस्टर पे वर्क कर रही हैं, जो हम पहले बात करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक डेंट तो होगा। और वो हम विश करते रहते हैं, और कि जिस तरह से साउथ कोरिया में हुआ है या यूरोप में या यूएस में हो रहा है कि ओमिक्रॉन की सिवियरिटी कम होने के कारण से जो है वो उतना इम्पैक्ट जो है दिख नहीं रहा है। तो जो लॉकडाउन की बात है वो मुझे लगता है, या उस तरह की जो बंद की जा रही हैं चीजें या ऑफिसेज या बिजनेस एक लेवल पे, या कहीं ना कहीं ले ऑफ भी हुआ है, मुझे लगता है कि उसका ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आई होप कि वो कंट्रोल हो जाए। लेकिन अभी ये लग रहा है जिस तरह से ऑफिस वगैरह बंद है कि वो 9.2% से भी नीचे हो सकता है, मतलब 9% से नीचे भी जा सकता है। जी, ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही कि क्या ओमिक्रॉन के या क्या कोविड के असर पड़ रहे हैं, या क्या पहले के कुछ महीनों में पड़े थे। मेरा सवाल फिर से वही है कि ये जो जो 17 साल का सबसे हाईएस्ट जीडीपी सरकार बता रही है, क्या इसको एब्सोल्यूट नंबर्स पे ही देखना पड़ेगा या इसमें बेस वैल्यू का भी असर पड़ता है? क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं, या ये आप भी ये मानते हैं कि 17 साल की हाईएस्ट जीडीपी हुई है? हाँ, वो पॉइंट बिल्कुल रह गया था। ये पॉइंट सही है कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अच्छा क्वेश्चन है कि 17%, मतलब 17 ईयर्स में हाईएस्ट दिख रहा है, लेकिन वो नॉमिनल लेवल पे दिख रहा है। और हम्म। यदि उसको कंपेयर करें दर्पण, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप ये मान के चलना पड़ेगा कि लास्ट ईयर -7.1% ग्रोथ रेट था। तो हम्म। यदि अभी जो है, यदि 9.2% ग्रोथ रेट भी बोली जा रही है, तो 7.1 को उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो वो 2.1% हुआ। तो हम्म। 2.1% ग्रोथ रेट जो है प्री पेंडेमिक, जब हम 7% अचीव कर रहे थे प्री पेंडेमिक में, तो उस हिसाब से अभी भी हम प्री पेंडेमिक में नहीं आ पाए हैं। हम्म। इसलिए ये कह देना कि ये 17 साल में हाईएस्ट है, वो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो बेस हमारा -7.1 है लास्ट ईयर का, उससे हमें कंपेयर करना होगा। तो जी। उससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये रियली में वो 2.1% ग्रोथ रेट है, ना कि वो रियली में कहें हम 9.2% ग्रोथ रेट है। और ये इसलिए मैंने ओमिक्रॉन वाली बात जोड़ी कि यदि मान लीजिए वो 9% से कम होता है, तो कहीं नहीं वैसा ना हो जाए कि 0 और 1% के बीच में ग्रोथ रेट आ जाए। तो हम्म। इसलिए इसमें बहुत कंसर्न होगा, और एक्चुअल एस्टिमेट से हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। और ये बात सही है जो हम पहले भी बात करते रहे हैं कि वी शेप रिकवरी वाला अभी भी कहना मुश्किल होगा। और वो कहीं ना कहीं जो हम पहले भी बात करते रहे हैं कि हम्म। उसमें अभी अब वक्त है उस रिकवरी का, यदि हम प्री पेंडेमिक के लेवल पे कहें। हम्म। तो जल्दी नहीं होगा। और दूसरा, अगेन दर्शकों से हम बात करते रहते हैं
तो इसलिए मानिए कि जो हकीकत है वो हम बयान करते हैं, और उस जब बयान कर रहे हैं तो कई बार वो निराशाजनक हो सकती है, लेकिन हकीकत से आप ज्यादा मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि आप फिर अच्छे से प्लानिंग करते हैं जिंदगी के लिए भी और नौकरी के लिए भी और अर्थव्यवस्था के लिए भी। मतलब कहने का अर्थ यही है कि चाहे वो 9.2% हो या 9.4% हो या 17 सालों की हाईएस्ट हो, वो एक तरफ है, और जो देश की स्थिति चल रही है वो दूसरी तरफ है। जैसे गालिब का शेर भी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो वो पर्दादारी क्या है, वही हम खर्चा पानी जैसे अपने शोज में दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बार बार ये सवाल होता है कि अगर सरकार या विपक्ष या फिर सभी दल जो हैं अपने बारे में या फिर दूसरे के बारे में चीजें बता रहे हैं, तो उसका निहितार्थ क्या है, नंबर्स क्या कहते हैं, और नंबर्स को क्रंच करके रियल सिनेरियो क्या निकल के आते हैं। नरेंद्र जी, बिल्कुल, इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट कर लूं, और ये हम कहते हैं कि जो ग्रोथ रेट है इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, आसान शब्दों में हम कहें तो इसमें एक उपभोग होता है, एक निवेश होता है, एक जो है वो उपभोग निवेश के अलावा जो है वो एक सरकार का खर्च होता है, और चौथा जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, नेट एक्सपोर्ट, जिसमें से इंपोर्ट को माइनस करते हैं। तो 4 हिस्सों में जो हमारी जीडीपी होती है, उसमें 3 हिस्सों में हमारा अभी भी डिक्लाइन है, और वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उपभोग में हमारा कमी आई है अभी भी, अभी जो है हमारे गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है सरकारी खर्च में, वो कमी है, और हमारे एक्सपोर्ट में कमी है। सिर्फ अभी निवेश की दर बढ़ी है, लेकिन 3 जो दरें हैं, भोग दर या उसकी समृद्धि दर, और जो सरकारी जो खर्च है उसकी दर, और जो इसको कहें नेट एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं, शुद्ध निर्यात जिसको कहते हैं, उसमें अभी भी कमी है। तो इसलिए अभी भी रिकवरी वाले मोड पे इतनी जल्दी हम नहीं पहुंचे, और ये कहें कि अभी भी अर्थव्यवस्था को, सरकार को काफी कुछ करने बाकी है। नरेंद्र जी, चलते हैं दूसरी खबर की ओर को। दूसरी खबर कम से कम फेस वैल्यू पे तो पॉजिटिव लगती ही है, लेकिन वही फिर हम उसको क्रंच करेंगे। फ्राइडे को हमने इस बारे में बात की थी, जॉबलेसनेस और जॉब के बारे में। एक प्राइवेट तरीके का सर्वे भी आया था जिसमें हमने बात की थी, अपना थंब भी रखा था कि अपने रेज्यूमे तैयार रखिए। शायद थर्सडे या फ्राइडे को हमने बात की थी, और 9% की दर से ग्रोथ होगी एम्प्लॉयमेंट की या जॉब्स की अंतिम क्वार्टर में। अभी एक सरकारी जिसे कहते हैं सर्वे, यूनियन लेबर मिनिस्टर का आया हुआ है, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे नाम से, QES नाम से, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे ये सर्वे होता है। इसके अनुसार जुलाई से सितंबर तिमाही में 9 सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 3.10 करोड़ हुआ, और मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, रेस्टोरेंट, IT सेक्टर ने रोजगार बढ़ाया है। और अप्रैल जून तिमाही में 2 लाख ज्यादा है। ऐसे ही कई फिगर्स हैं जो जिससे सरकार को ब्राउनी पॉइंट्स तो मिलते ही हैं। बाकी इसके अंतर का क्या है, इसका निहितार्थ क्या है, या इसको कैसे समझे, इस स्टोरी को नरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, ये फैक्चुअल डेटा है, और ये अच्छा सर्वे आता है, क्वार्टरली सर्वे होता है। ऐसे 4 सर्वे आते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, वो इसको इश्यू करती है। और उसमें बिल्कुल ये जो 9 सेक्टर बोले जा रहे हैं, जो आपने कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, IT भी इसमें ही है, या BPO है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, हेल्थ है, एजुकेशन है, बिल्कुल उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। बिल्कुल 3.10 करोड़ हुआ है, मतलब 3.10 करोड़ बढ़ा है, जो कि 2 लाख नौकरियां बढ़ी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो और ये हमें ध्यान रखना होगा क्यों बढ़ी है, इसका एनालिसिस यदि हम समझें तो पहले जो है वो कोविड जो 9 जो था उसकी सेकंड वेव थी, खासकर अप्रैल मई में, तो उसके कंपैरिजन देख रहे हैं तो वो बिल्कुल 2 लाख नौकरियां इंक्रीज की है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए दर्पण उसमें कि जो CMI का डेटा आ रहा है और इस तरह से बोला जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी डबल डिजिट की तरफ टच कर रहा है, खासकर अर्बन एरियाज में, तो उसको भी हमें ध्यान रखना होगा। और ये भी हमें ध्यान रखना होगा, जो हम पहले भी बात करते रहे हैं, जैसे CIA की जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम जो है लानी पड़ेगी, जैसे प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट लाई है।
जिसके तहत कि एम्प्लॉयमेंट का फोकस हो सरकार का या निवेश का, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं, उसके थ्रू जो इनको एक ये एजेंडा या इस तरह का लिंकेज बनाई जाए कि आप एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट करेंगे तो आपको और इंसेंटिव मिलेंगे हम। क्योंकि अभी भी ये नंबर ठीक है, लेकिन इसमें दो चीजें मैं कह ही रहा हूँ। एक तो ये कि कोविड-19 पैंडेमिक की सेकंड वेव का इम्पैक्ट जो है उसमें दिख रहा है, और दूसरा ये चीज छुप रही है उसमें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे डबल डिजिट जो टच कर रहा है इंडिया में। इसलिए जो हम पहले भी बात करते रहे, लेकिन इसको रीइटरेशन जरूरी होगा कि अभी भी इंसेंटिव, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव देना जरूरी है सरकार की तरफ से और बिजनेस एंटरप्राइज की तरफ से, जिससे कि और सस्टेनेबिलिटी आए इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा हो। जी, 2 पॉइंट आपने बताए। मैं एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि क्या इसमें असंगठित क्षेत्र भी छुप रहा है या थोड़ी बहुत पिक्चर दिख रही है? इसमें एक लेवल पे तो संगठित क्षेत्र दिख रहा है, ये बात सही है। वो इन्फॉर्मल सेक्टर का उतना इम्पैक्ट उस पे नहीं दिखता है, और इसलिए वो छोटा सैंपल सर्वे भी होता है इन कंपैरिजन टू सीएमआई, जो हम डेटा सैंपल साइज है, तो ब्रॉडर पिक्चर बता पाता है मुकाबले इस डेटा से। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस मैक्रो लेवल पे जो पिक्चर देखनी है इंडिया की, तो उसको इस सर्वे से फिर सीएमआई के साथ लिंकेज करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए मैं रेफरेंस पॉइंट बता रहा हूँ कि सही। यदि 9% ग्रोथ रेट अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो अर्बन एरियाज में है, वो लगभग 9.5% जो है टच कर रहा है, जो मैं डबल डिजिट कह रहा हूँ उसको अर्बन एरियाज में। और रूरल एरियाज में हम बात करते रहे हैं वो 7 से 8% है। उसको फोकस करने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में या इंसेंटिव्स को, जो बाई चांस वो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से आया है, उनके प्रेसिडेंट से आया है, वो जेन्युइन एक तरह सजेशन है। और ये बजट में यदि इस तरह की प्रोविजन हो और फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे, तो मुझे लगता है इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा और आम लोगों की जिंदगी के लिए बेहतर होगा। जी, तो पीएलआई स्कीम की तरह कोई ऐसी स्कीम रोजगार को लेकर भी आनी होगी, ये आपका सजेशन है? प्लस सीएम ईआई का जो साप्ताहिक डेटा होता है, उसके साथ इसके डेटा को जोड़ के देखे जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि डिमांड एक तरफ है और सप्लाई एक तरफ है, बेरोजगारी एक तरफ है और रोजगार जनरेशन एक तरफ है। तो उन दोनों को एसोसिएट करके कोई डेटा निकल के आएगा तो बेहतर होगा, ये आपका आपका सजेशन है। नरेंद्र जी, तीसरी खबर पे चलते हैं। आज की जो बड़ी खबर, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, उसके अनुसार ये कहा जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि एनपीए ठीक उस तरीके से बढ़ने की संभावना है जैसे कि पहली बार मार्च 2020 में बढ़ा था कोविड के चलते। अभी तक कम से कम उस दिन भी आपने बताया था कि अभी बेशक डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक से लेकर सभी लोग कह रहे हैं, अर्थशास्त्री तक कह रहे हैं कि इससे ना डरने की भी जरूरत नहीं है, इससे निश्चिंत होने की भी जरूरत नहीं है। तो अभी तक तो ये स्थिति नहीं लगती है, लेकिन ये रिपोर्ट अपने आप में क्या क्या संजोए हुए है, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ जो आपने ही मेरे साथ शेयर की, और इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं नरेंद्र जी? बिल्कुल, इसमें यही बोल रहे हैं लोग, इकोनॉमिक्स किस तरह के बात कर रहे हैं कि जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जनरली एस्टिमेट ये था कि खासकर आरबीआई की तरफ से कि वो 6% की तरफ होगा, कि किसी टाइम में 9.5% था, लेकिन अब जो है वो कम हो रहा है, 9% होगा। लेकिन अब इस तरह के एस्टिमेट भी आ रहे हैं कि जब ओमिक्रॉन के कारण बिल्कुल यदि इस तरह जो हम पहले ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहे थे उसमें कमी आएगी, तो जब नेचुरल है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, बिजनेस एक्टिविटीज में जब कमी आती है, तो वही तो इनकम का सोर्स होता है, चाहे वो बिजनेस एंटरप्राइज के लिए हो या आम लोगों के लिए हो। तो जाहिर सी बात है जब उनमें कमी आ रही है तो एम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी या प्रॉफिट में कमी आएगी या अर्निंग में कमी आएगी। तो जब अर्निंग, प्रॉफिट में और वेजेस में कमी आएगी या अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होगी, तो पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी लोगों की। तो जब पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो कह रहे हैं, तो जो 6 से 7% हम बोल रहे थे वो 8 से 9% जो है अब एनपीएस होंगे। ये बात कहने में आ रही है। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं ब्रॉडर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे कि अभी हमारा जो एक तरह से क्रेडिट क्रेडिट जो ऑफटेक है, जो क्रेडिट दिया जा रहा है, जो लोन दिए जा रहे हैं, उसमें ग्रोथ रेट कम हो गई है दिसंबर में ग्रोथ रेट होगी है 0.4%, जबकि वो नवंबर में वो 1.1% थी। इससे भी जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब धीरे धीरे जो उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, वो उस तरह से दिख रहा है। और मैं वही कह रहा हूँ कि इसलिए हम इसमें अभी भी
देखना बाकी होगा कि एक तरफ तो ये बोला जा रहा है कि उसकी सिवियरिटी कम है ओमिक्रॉन की, लेकिन दूसरी तरफ जितना की चीजें बंद हो रही हैं या क्लोज डाउन हो रहा है, लॉकडाउन नहीं भी हो रहा है, लेकिन शिफ्ट्स में जो काम हो रहा है उसके तहत तो मुझे भी लग रहा है कि अभी तो इम्पैक्ट दिख रहा है। अगेन मतलब विश फॉर नो गुड कि उसमें आने वाले दिनों में ये हो जाए कि नहीं नहीं, जैसे मतलब मैं ये कहूँ कि यूएस में या यूरोप में या साउथ अफ्रीका में हुआ है ओमिक्रॉन का, तो फिर नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो ट्रेंड दिख रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि अभी वो 9% या 9.5% जो है एनपीए की जो बात की जा रही है, लॉजिकली अभी सही लगता है। जी। नरेंद्र जी, जैसे आपने बहुत बढ़िया तरीके से पहली जो जीडीपी वाली खबर थी और एनपी वाली खबर थी उनको बहुत बेहतरीन तरीके से जोड़ा, और पिक्चर्स जो जो आपका मैंने देखा है कई कई दिनों से आपके साथ शो करते हुए कि आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करते हो कि एक खबर दूसरे से जुड़ती कैसे है और इसका ब्रॉडर लेवल पे क्या असर होता है। चौथी खबर थोड़ा सा अलहदा है, ईएसजी को लेकर है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 ट्रिलियन से ज्यादा यानी कुल एसेट का 25% करीब ईएसजी थीम से जुड़ा है। ईएसजी थीम से जुड़ा होना मतलब एनवायरमेंटल, ई फॉर एनवायरमेंटल, एस फॉर सोशल और जी फॉर गवर्नेंस पैरामीटर के मुताबिक इनमें एसेट एलोकेशन होता है। लेकिन भारत में स्थिति क्या है? भारत में ईएसजी को लेकर अभी स्टेजेस इनिशियल हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत का 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है। COP26 की मीटिंग्स वगैरह हुई हैं। तो इस प्रोस्पेक्टिव में और इन्वेस्टमेंट भी जो भारत में कर रहे हैं नरेंद्र जी, चाहे वो इंटरनल, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो, वो आपका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखते हैं, वो ईएसजी भी देखेंगे। तो इस हिसाब से भारत भारत कहाँ पे खड़ा होता है? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया ही है कॉन्फ्रेंस ऑफ जब क्लाइमेट हुआ, सीओपी जिसको हम कहते हैं 26, उसमें तो बोला ही है कि 2070 तक जो है वो हम जीरो इमिशन करना चाह रहे हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो कि कैसे? ग्लोबल लेवल पे इंडिया कितना एमिट कर रहा है जी। और कितना कार्बन जो है एमिशन हो रहा है। हम्म। उसमें तो 7% कर रहा है, और यदि हम उसका कंपैरिजन करें चाइना से, तो चाइना में 27% का मिशन है ग्लोबल लेवल में कंट्रीब्यूशन, और अमेरिका का 11% है। उस लेवल पे तो कम है, लेकिन यदि ये 0% की तरफ मूव करना है तो उसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी तो बोल ही रही हैं, और बात सही है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है या अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड है या हिंडाल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, उन्होंने, हमने पहले देखा है, ये खबर आई है कि वो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसलिए जो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो ईएसजी आप कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, उस तरह के जो स्टॉक्स हैं उसको प्रोमिनेंस दी जा रही है, और ग्रीन एनर्जी की तरफ जो फोकस है हर गवर्नमेंट का या हर मार्केट का, तो आने वाले दिनों में इंडिया में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और वो इसलिए भी, और वो जो प्राइवेट कंपनीज बोल रहे हैं तो नेचुरली गवर्नमेंट तो उसके साथ कम्प्लीमेंट करेगी, और उसमें कहीं ना कहीं स्टॉक में उसका रिटर्न भी ज्यादा होगा ही होगा यदि इस तरह की डिमांड है कंपनीज की तरफ से। और उसमें लिंकेज भी हम कर सकते हैं कि एशिया में जो है आप देख सकते हैं कि अभी जो पॉलिसीज बनी है वो 262 पॉलिसीज बनी है जो ये रिपोर्ट बता रही है। जबकि उसको कंपेयर करें, यदि जो इन्वायरमेंट जो कंट्रोल करना है या सीओ पी जो 26 है उसके अराउंड यदि हम पॉलिसीज देख रहे हैं, तो पूरे एशिया में 262 पॉलिसीज बनी है। और यदि अमेरिका से कंपेयर करें तो बिल्कुल 34 पॉलिसी बनी हुई है। और यूरोप में देखें तो 553 है, तो यूरोप काफी उस पर प्रोमिनेंट है, एक्टिव है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इश्यूज। तो मतलब मैं कहने का मतलब यही है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स या जो है वो इंसेंटिव जो है प्राइवेट कंपनीज की तरफ से ही आ रहा है, तो मुझे लगता है उनके लिए अच्छा है कि इस तरह की आने वाले दिनों में या इस तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसमें मुझे लगता है कि रिटर्न भी ज्यादा है और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि दो एक तरह से जब हम दर्शकों से बात कर रहे हैं तो ये अच्छा होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करना चाह रहे हैं तो उसमें ईएसजी वाले इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा, क्योंकि दुनिया उसकी है। मतलब अल्टीमेटली कोविड ने भी ये मैसेज दिया है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन आप करेंगे तो वो आपको रिएक्ट करेगा इन्वायरमेंट, और उसकी डिग्रेड इतने तक हो जाएगा कि ह्यूमन लाइफ की सर्वाइवल का इशू आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का इशू कोविड से आ रहा है
तो गवर्नमेंट में भी एक तरह से वो सीरियसनेस आई है, और COP 26 ने भी ये बोला ही है कि आप कंट्रोल करिए इस एमिशन को, जेन्युइन है, बिल्कुल रियल इशू है। तो स्टॉक मार्केट में भी इस तरह की ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स या प्राइवेट एंटरप्राइज जो हैं वो भी उस चीज के लिए बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर के लिए अच्छा होगा कि वो इस तरह के ESG जो स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें। जी बिल्कुल, ESG स्टॉक में इन्वेस्ट करें, इससे हमारे माइक्रो जो लेवल का जो अर्थशास्त्र है वो भी कवर हो जाता है। एक एक ट्रिवियल फैक्ट मैं भी बताना चाहता हूँ, जब आप कोई भी शेयर ढूंढते हैं नरेंद्र जी, कि अभी वैल्यू क्या चल रही है, रेट क्या चल रहा है, कोई भी शेयर का आप नाम डालेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, गूगल फाइनेंस में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में CDP क्लाइमेट चेंज स्कोर लिखा हुआ आता है। हर शेयर के लिए वो स्कोर दिया रहता है और उसमें ग्रीन कलर से बना रहता है एक पत्ता। तो आपको वहां से भी इन सब चीजों को सेलेक्ट करने में कि क्या स्कोर है आसानी होती है। साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि क्लाइमेट को लेकर इंडिविजुअल लेवल पे शेयर हो गया, चाहे वो गूगल हो गया, चाहे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉर्पोरेट का, वो कितना सचेत हो रहा है और कितना जागरूक हो रहा है। नरेंद्र जी बिल्कुल, आपने अच्छा बताया, और इनफैक्ट इस रिपोर्ट में दे भी रखा है कि ESG स्टॉक में उस स्कोर के कारण जो है 40% प्रीमियम ज्यादा है ऑन एन एवरेज। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वो लिंकेज इसलिए भी हो जाता है कि जब हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ESG स्कोर्स हैं और उसमें जो 40% प्रीमियम ज्यादा है और सस्टेनेबल भी है, वो मतलब वो एक तरह से इकोनॉमी के लिए भी, इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी तो अच्छी बात है। रिटर्न भी हाई है और इकोनॉमी भी बेटर परफॉर्म कर रही है और सस्टेनेबिलिटी को हम प्रिक्योर कर पा रहे हैं। और ये देखना बाकी होगा, ये पॉइंट उसके साथ लिंकेज भी है कि यदि 7% एमिशन ग्लोबल लेवल पे इंडिया का है तो कितना ब्रॉडर लेवल पे सस्टेनेबिलिटी का इशू है इन कंपैरिजन टू चाइना एंड USA। वो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, वो हम आने वाले दिनों में कहीं बात करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि अभी ESG का फ्यूचर ब्राइट है। जी बिल्कुल, आपने बड़े पॉजिटिव सेंस नोट में इसको क्लोज किया, तो यहीं पे क्लोज करना सबसे उचित होगा कि ESG का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, और दर्शकों का भी शुक्रिया। देखते रहिए टी लंडन टॉक।